रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमने बात की थी कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आपने देखा कि द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड में जो चेंज होता है उसके कारण से रिफ्रैक्शन होता है, या उसके कारण से लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है या लाइट बेंड हो जाती है। ठीक है, अब हम इसको अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब हम इसी को और ढंग से समझेंगे कि स्पीड किस तरह से डायरेक्शन की चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और किस तरह से स्पीड के कारण, स्पीड में चेंज होने के कारण रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, हाउ चेंज इन स्पीड causes refraction. How change in speed causes refraction of light. तो इसको समझने के पहले आप एक बहुत ही नॉर्मल सा एक कॉमन आप एक एग्जांपल समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई ट्रॉली है। ठीक है, ट्रॉली है और ट्रॉली में दो व्हील्स होते हैं, ऐसे दो व्हील्स हैं ट्रॉली में। हाँ, ये करके ऐसे करके ट्रॉली है, इसको आप क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ठीक, इस ट्रॉली को आप पुल कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि इस ट्रॉली को आप पुल कर रहे हैं और ये जो ये कोई प्लेन सरफेस है। हाँ, किसी प्लेन सरफेस पे आप ट्रॉली को पुल करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब अचानक ऐसा हुआ कि कुछ बैलेंस आपका जो है वो डिस्टर्ब हुआ, जिसके कारण से आपकी ट्रॉली की एक व्हील ये जो है प्लेन जो सरफेस था, प्लेन रोड से नीचे जहाँ पे मिट्टी थी, अर्थिन वाला सरफेस था या कीचड़ वगैरह था या रफ़ सरफेस था, एक व्हील वहाँ पे आ गया और दूसरा व्हील अभी भी आपका कहाँ पे है, वो प्लेन सरफेस पे। ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन सरफेस है और ये रफ सरफेस है। ऐसा हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि आपका ध्यान कहीं और चला गया और ऐसा हुआ कि आप ट्रॉली जो है लेकर के जा रहे थे, किसी प्लेन सरफेस के थ्रू लेकर के जा रहे थे, लेकिन डिसबैलेंस होने के कारण एक व्हील आपका जो है वो प्लेन सरफेस से या रोड से हट करके वो रोड के बगल कुछ मिट्टी में, कीचड़ वगैरह में, बालू वगैरह में ये चला गया एक व्हील, और दूसरा अभी भी प्लेन सरफेस पे ही है। और आप जिस फोर्स से पहले ट्रॉली को पुल कर रहे थे उसी फोर्स से ही ट्रॉली को पुल कर रहे हैं। तो अब बताइए आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा। तो ये व्हील जो कि प्लेन सरफेस पे है, इसकी स्पीड तो अभी भी वही रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये प्लेन सरफेस पे है, इसकी स्पीड जो पहले इसकी नॉर्मल स्पीड थी ये उसी स्पीड से अभी भी चलेगा। लेकिन क्योंकि अचानक ये रफ सरफेस पे आ गया तो अब इसकी स्पीड तुरंत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी स्पीड ज़्यादा स्पीड होगी, मोर स्पीड, और इसकी लेस स्पीड होगी, लेस स्पीड, मोर स्पीड, लेस स्पीड। तो अब आपको देखने को क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा कि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये 1 सेकंड में या 2 सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये 1 सेकंड में कम ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जब ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये इसके पहले क्या था, जब दोनों प्लेन सरफेस पे थे तो दोनों व्हील्स जो हैं क्या थे, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे। अब केस क्या है कि एक व्हील तो रफ सरफेस पे है, मड़ी सरफेस पे है, और दूसरा व्हील प्लेन सरफेस पे है। तो एक की स्पीड कम हो गई, एक की स्पीड ज़्यादा है।
तो जिसकी कम हो गई वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अब क्या होने वाला है कि ये तो इतना कम डिस्टेंस ही ट्रेवल कर पाया और ये इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया। तो अब ये कैसा हो जाएगा, ये व्हील ये आ गया यहाँ पे और ये यहीं रह गया। तो अब ये क्या हो गया, देखिए अब ये क्या हो गया, बेंट हो गया कि नहीं। अब ये क्या हो गया, बेंट हो गया। ठीक है, ये बढ़ करके यहाँ आ गया, इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली और इसने कम ही डिस्टेंस ट्रेवल की। तो अभी तक जो एक प्लेन में थे अब वो कैसा हो गया, इसको ज्वाइन करें तो अब ये बेंट हो गया, पाथ बेंट हो गया। तो किसके कारण से पाथ बेंट हुआ, किसके किसके कारण से पाथ बेंट हुआ, क्यों, क्योंकि इस ट्रॉली में दो व्हील्स थी, एक व्हील का तो स्पीड कम हो गई और दूसरे व्हील की स्पीड दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा थी। एक की कम थी दूसरे की ज़्यादा हो गई। क्यों, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सरफेस चेंज हो गया, एक जो है वो रफ सरफेस पे आ गया, दूसरा जो है प्लेन सरफेस पे ही है। इसी तरह से अगर यही, या आप कार को कंसीडर कर लीजिए, आप किसी कार से जा रहे हैं, कार का एग्जांपल ले सकते हैं। कार का एक व्हील आपका वो कीचड़ में है या किसी सैंड में है या मिट्टी में है और दूसरा व्हील आपका रोड पे है। तो जो रोड पे है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और जो मिट्टी में है उसकी स्पीड कम होगी, जिसके कारण से ये पूरा कार जो है आपकी ये टर्न हो जाएगी, घूम जाएगी। ये आपका, जैसे आप यहाँ ट्रॉली देख रहे हैं, ट्रॉली घूम गई। अब सेम यही केस आप कंसीडर करिए लाइट के लिए, कि लाइट में देखिए क्या हो रहा है। लाइट के केस में कंसीडर करिए कि अब यहाँ पे जैसे दो अलग अलग सरफेस बताए गए, तो इसको हम यहाँ मीडियम ट्रीट कर लें। ठीक है, लाइट के केस में हम मीडियम ट्रीट कर लेंगे इसे। और ये केस देखिए कब ये जैसे अगर मान लो कि ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, और लाइट जो है बीम के फॉर्म में, लाइट की बीम्स होती हैं, बीम के फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है, तो उसका अपना कुछ पर्टिकुलर थिकनेस होता है। आप भले ही रे की बात करते हैं लेकिन आप समझ रहे हैं कि प्रैक्टिकली क्या है, वो लाइट जो है ये बीम्स के फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। और अगर मान लीजिए कि ये लाइट रेज नॉर्मली इंसिडेंट हो रही हैं, तो उस केस में क्या होगा कि इस लाइट वेव के या इस बीम के जो दोनों एंड्स हैं वो एक साथ इस इंटरफेस को स्ट्राइक करेंगे, और जब ये इसमें इमिट करेंगे, जब इसके अंदर ये ट्रांसमिट होंगे, तो क्या होगा कि अब दोनों की स्पीड एक साथ ही कम होगी। ठीक है, पहले भी दोनों की स्पीड सेम थी, अब और दोनों एक साथ एक ही टाइम पे जब दोनों स्ट्राइक करेंगे इस फेस को, तो क्या होगा कि अभी भी इन दोनों की स्पीड कम तो होगी लेकिन दोनों की स्पीड इक्वल होगी। इस केस में भी जब ये नॉर्मली फॉल करेगा तो उस केस में स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन अभी भी यहाँ पे बेंडिंग का केस नहीं होगा, यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं होगी और ये स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही ट्रेवल करता जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई लाइट रे वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, किसी सरफेस पे नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही पास कर जाती है। ठीक है, तो ये केस आप समझ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें कि ये इंटरफेस है और यहाँ मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। अब लाइट जो है ये परपेंडिकुलरली फॉल ना करके, ये लाइट कैसी है, ये ऑब्लिकली फॉल कर रही है। लाइट कैसी फॉल कर रही है, लाइट ऑब्लिकली फॉल कर रही है। तो उस केस में देखिए क्या होगा। ठीक है, इसको हम बनाते हैं, ये लाइट बीम है। ठीक है, अब ऑब्लिकली लाइट फॉल कर रही है और ये केस आप समझ रहे हैं कि अगर हम इसको नेम दे दें, ये है ए और ये है बी। ठीक है, तो इस केस में अब क्या होगा, ये मान लीजिए लाइट की वेव्स हैं, इसको हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दे रहे हैं आपको समझने के लिए। हाँ, ऐसे ऐसे ये आगे वेव्स बढ़ रही हैं, बीम आगे बढ़ रही है, लाइट बीम आगे बढ़ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसका अलाइनमेंट ये सब पैरेलल है। ठीक है, अभी सेम मीडियम में है, अभी ये सब
पैरेलल हैं, ऐसे लाइट रेज आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कि ऑब्लिकली फॉल कर रही है, ठीक है। ऑब्लिकली फॉल, अगर नॉर्मल वगैरह आप बनाएंगे तो आप इसलिए समझ रहे हैं कि ये ऑब्लिकली फॉल कर रही है। और अभी तक हम एक सिंगल रे कंसीडर करते थे सिंप्लिसिटी के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि लाइट एक बीम के फॉर्म में ये ट्रेवल करती है, और जब ये किसी इंटरफेस पे फॉल करती है, ऑब्लिकली फॉल करती है, तो इस लाइट बीम का एक पार्ट, जैसे यहाँ पे ए, इसका एक पार्ट क्या होता है, वन साइड, एक साइड, तो एक साइड इसकी क्या होती है, ये पहले ही इंटरफेस पे फॉल कर जाती है, और जो इसका दूसरा साइड है वो अभी भी इंटरफेस से दूर है, ठीक है। अभी भी वो मीडियम में इंटर उसने नहीं किया है। एक साइड वो दूसरे मीडियम में पहले इंटर कर जाता है, और दूसरा साइड ये बाद में इंटर करता है। तो इसके कारण से क्या होता है कि ये जो साइड है, ये जो ए वाली साइड है, इसकी स्पीड क्या हो गई, जैसे ही इसने मीडियम 1 से मीडियम 2 में इंटर किया, इसकी स्पीड तो कम हो गई, लेकिन जो ये बी है, बी वाला साइड है, इसकी स्पीड अभी भी क्या है, वही है। इसके कंपैरिजन में, सेकंड मीडियम के कंपैरिजन में अभी भी ये इसकी स्पीड ज़्यादा है, और इसकी स्पीड दूसरे मीडियम में एंटर करने के कारण इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो 1 सेकंड में मान लीजिए इसने इतनी कम डिस्टेंस ट्रेवल की, लेकिन ये क्या करेगा, इसकी स्पीड ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 सेकंड में, या टी टाइम में इस बी ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। क्यों? क्योंकि अभी भी ये मीडियम 1 में ही है, लेकिन ये ए जो है ये 1 से 2 में पहुंच चुका है, और ये दूसरे मीडियम में एंटर कर चुका है, और आप जानते हैं कि इसकी स्पीड चेंज हो जाने वाली है। तो ये वाला जो पार्ट है इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। तो जिसके कारण से अब क्या होगा कि ये जो अब इस वेव का आप देख रहे हैं ओरिएंटेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। अभी तक ये सब ऐसे ए बी सेम ओरिएंटेशन के अलॉन्ग ए बी आगे बढ़ रहा था, ये सब पैरेलल हैं। लेकिन अब जैसे ही इंटरफेस पे इसने ऑब्लिकली फॉल किया, अब आप देख रहे हैं इसका ओरिएंटेशन क्या हो गया, चेंज हो गया, ओरिएंटेशन चेंज हो गया। अब ये और ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अब जब दोनों ही एंड्स सेम मीडियम में आ जाएंगे, तो अब फिर से दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। अब ये भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये भी सेम टाइम में उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो अब फिर से ये कैसी हो जाएगी, पैरेलल, ठीक है। ए बी ऐसे कर रहा है, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल पाथ से अब इसका पाथ क्या हो गया, बेंड हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ तक ये मीडियम आपका ऐसे यहाँ तक ये मीडियम है, ठीक, यहाँ तक ये मीडियम है। तो फिर क्या होने वाला है, अब ए पार्ट जो है ये पहले ही, अब यहाँ तक ये मीडियम था, मान लीजिए ये एयर है, ये ग्लास है, और फिर ये एयर है। तो अब क्या होगा, ए तो फिर ये इंटरफेस पे पहुँच गया, पहले ये इंटरफेस पे पहुँच गया, और बी अभी भी क्या है, अभी भी ये इंटरफेस पे नहीं पहुँचा हुआ है। तो अब जैसे ही ये ग्लास से एयर में इंटर करेगा, अब इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। अब इस केस में क्या होगी, इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये टी टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और ये टी टाइम में लेस डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अब फिर से इसका अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ये बेंड हो गई। अब जब दोनों ही एंड्स, दोनों ही साइड जो हैं जब सेम मीडियम में आ गई, तो अब ये भी क्या करेगा, दोनों ही इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, और इस तरह से अब वेव्स फिर से स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ने लगेंगी, लाइट रेज आगे ट्रेवल करने लगेंगी, ठीक है। तो ये जो है आपके समझने के लिए ये इतनी चीज़ें बताई गई कि आप समझें कि स्पीड से किस तरह से स्पीड और डायरेक्शन का क्या लेना देना है। और ये केस तभी पॉसिबल है जब वेव का एक पार्ट पहले
इंटरफेस पे रीच करे और दूसरा पार्ट देर में, ठीक है, एक पार्ट पहले दूसरा उसके बाद। अगर दोनों एक साथ इंटरफेस पे रीच करेंगे, किस कंडीशन में, अगर वो नॉर्मली फॉल कर रही है तो उस केस में आपको बेंडिंग नहीं मिलेगी, स्पीड तो स्लो होगी, स्पीड तो चेंज होगी, लेकिन बेंडिंग नहीं होगी। किस केस में, अगर लाइट बीम नॉर्मली फॉल कर रही है तो। अगर ये ऑब्लिकली फॉल कर रही है तो उस केस में आपको ये ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप, ये रीज़न है, बहुत इम्पोर्टेंट है रीज़न, आप जानते रहिए। अब आप देखिए कि ये एक बहुत ही अमेजिंग इफ़ेक्ट आपको चेंज इन स्पीड का देखने को मिल रहा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और लाइट की स्पीड चेंज होती है, ऑब्लिकली एंटर करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और उसका एक इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है। क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलता है कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है और ये लाइट अपने पाथ से बेंड हो जाता है, ठीक है। अब लाइट रेज बेंड होती हैं और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट रेज को आप रिफ्रैक्शन बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, अब आपका काम शुरू हो रहा है। क्या कि रिफ्रैक्शन तो होता है, ठीक है, हम समझ गए रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन फिजिक्स का काम क्या है, साइंस का काम क्या है कि उसे ये मेज़र करना है कि रिफ्रैक्शन का एक्सटेंट क्या है, या कौन सा मीडियम लाइट रेज को कितना बेंड कर सकता है, कौन सा मीडियम कम बेंड करेगा, कौन सा ज़्यादा बेंड करेगा, या सारे एक बराबर बेंड करेंगे। अब हमारा काम बढ़ गया, ठीक है। तो अब हम अलग अलग मीडियम लेंगे और लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फॉल कराया जाएगा, इंटर कराया जाएगा, और ये हम देखेंगे कि किस केस में लाइट ज़्यादा बेंड हो रही है, किस केस में कम बेंड हो रही है। बेंडिंग का एक्सटेंट, हम एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन या एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग हमें मेज़र करना है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग या एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि, और इसी जब हम इसको मेज़र कर, देखिए फिजिक्स का काम ही यही है कि पहले क्वांटिटी डिफाइन करना और फिर उसे मेज़र करना मतलब उसको मैथमेटिक्स के टर्म में, नंबर्स के टर्म में उसकी कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड करना और उस वैल्यूज़ से कुछ आपके उसके इन्फ्लुएंसेस उससे ड्रॉ करना, ठीक है, क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ होंगे, ये हम फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं फिजिक्स में, और इस तरह से हम उससे कुछ कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अब आप समझ रहे हैं कि अलग अलग मीडियम की अपनी अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, और अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होने के कारण जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें लाइट की स्पीड कम होगी, जिसकी जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। तो अगर लाइट की स्पीड कम होगी तो वो लाइट की स्पीड कम होगी तो वो ज़्यादा बेंड हो जाएगी। कैसे, यहाँ बार बार आपको बता रहे हैं, फिर से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये दो एंड्स हैं, दो साइड्स हैं ए बी। अब आगे जो मीडियम मिलने वाला है वो क्या है, आगे जो मीडियम है वो जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ठीक है। और डेंसर मीडियम होने के कारण अब यहाँ पे ए की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ए की स्पीड कम होगी, ज़्यादा कम हो जाएगी, तो ये बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जिसके कारण से अब ये बेंड हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि और ज़्यादा डेंसिटी होती तो अब ये क्या करता, और कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता, और ये इसकी स्पीड तो सेम ही रहेगी, तो ये और ज़्यादा बेंडिंग हो जाती, ठीक है। या रेयरर का केस होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, थोड़ी सी डेंसर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, और ये कम बेंड करेगा फिर, ठीक है। तो इस तरह से आप बेंडिंग को समझ सकते हैं कि बेंडिंग क्यों हो रही है। बेंडिंग हो रही है स्पीड में चेंज के कारण, चेंज इन स्पीड के कारण, ठीक है। बेंडिंग क्यों हो रही है, चेंज इन स्पीड के कारण। और स्पीड कितनी चेंज होगी, स्पीड कितनी कम होगी, कितनी ज़्यादा होगी, कितनी चेंज होगी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है
ये मीडियम के ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जो मीडियम जितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस होगा, जो डेंसर मीडियम होगा, उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा कम हो जाएगी। जो कम डेंस होगा उसमें लाइट की स्पीड थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में लाइट की स्पीड कुछ ज़्यादा ही रहेगी। ठीक है, तो लाइट की स्पीड सीधे किस पे डिपेंड कर रही है? ऑप्टिकल डेंसिटी पे। और उसी के अकॉर्डिंग फिर, क्योंकि स्पीड पे ही क्या डिपेंड है? बेंडिंग डिपेंड है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि जो मीडियम जितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस होगा वो उतना ज़्यादा लाइट रेज को बेंट कर सकता है। लेकिन अब यहाँ एक समस्या ये है कि जो ऑप्टिकली रेयरर या ऑप्टिकली डेंसर आपको बताया जा रहा है कि ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर ये तो रिलेटिव टर्म्स हैं। ये तो मीडियम टू मीडियम वेरी कर जाते हैं। जैसे पीछे हमने बताया कि वाटर जो है, एयर में लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, वाटर में 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, एंड ग्लास में 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो वाटर एयर के कंपैरिजन में ऑप्टिकली रेयरर है। लेकिन अगर वाटर का कंपैरिजन हम ग्लास से करें तो आप कहेंगे कि वाटर जो है ग्लास के कंपैरिजन में ऑप्टिकली रेयरर है। वाटर एयर के कंपैरिजन में वाटर ऑप्टिकली डेंसर है। लेकिन ग्लास के कंपैरिजन में वाटर कैसा मीडियम है? ऑप्टिकली रेयरर। तो ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर, ये क्या है? ये रिलेटिव टर्म है। ये डिपेंड करता है कि हम किसी मीडियम का कंपैरिजन किस किस मीडियम से कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिकली रेयरर या ऑप्टिकली डेंसर जानने के लिए हमें ये बताना होगा कि हम इस मीडियम का कंपैरिजन किस मीडियम से कर रहे हैं, उसके किसके रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, किस दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तब ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये डिपेंड करेगा, जो बेंडिंग, एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग है या जो रिफ्रैक्शन कितना होगा, कोई मीडियम लाइट को कितना मोड़ेगा, ये डिपेंड करेगा पेयर ऑफ मीडियम पे। ठीक है, कि मीडियम की लाइट रे किस मीडियम से किस मीडियम में आ रही है। ठीक है, ये जो पेयर ऑफ मीडियम है, मीडियम 1 मीडियम 2, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और मीडियम 1 और मीडियम 2 में जो लाइट की स्पीड है उसमें कैसा डिफरेंस है, कितना वो उसके कंपैरिजन में कितना ऑप्टिकली डेंसर है या कितना ऑप्टिकली रेयरर है। तो थोड़ा सा अब यहाँ पे डिफ़ाइन करना कंफ्यूजिंग हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हर एक मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी एक रिलेटिव टर्म है, वो दूसरे अलग अलग मीडियम के कंपैरिजन में, अलग अलग मीडियम के रिस्पेक्ट में उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होती रहती है। तो इसलिए अब इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए एक नया तरीका बनाया गया, एक नई व्यवस्था बनाई गई कि हम रिफ्रैक्शन को नापने के लिए या बेंडिंग के एक्सटेंट को मेज़र करने के लिए कि लाइट रे कितनी बेंट होगी, किस मीडियम में कितनी बेंट होगी, इसको जानने के लिए एक इंडेक्स बनाया गया और उस इंडेक्स को बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एक इंडेक्स बनाया गया और उस इंडेक्स को बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीधा सीधा मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है कि मोड़ने की ताकत। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है? या इसे हम कहें कि स्पीड को कम करने की ताकत, मोड़ने की ताकत या स्पीड को कम करने की ताकत। जितना ज़्यादा स्पीड को कम कर देगा उतना ज़्यादा वो लाइट को मोड़ देगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताएगा? सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताएगा
ये किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम के ताकत को बताएगा। कैसी ताकत? लाइट के स्पीड को कम करने की ताकत को, या लाइट रेस को बेंड करने की, लाइट रेस को मोड़ने की ताकत को बताएगा। ठीक है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसको उसकी लाइट को बेंड करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, वो लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो लाइट को कम बेंड करेगा। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कैसे किया गया है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पेयर ऑफ मीडिया फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया अलग अलग पेयर ऑफ मीडिया के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी है। तो आगे हम लोग इसको डिटेल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग की बात हो रही है, तो और हर मीडियम की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है लाइट को बेंड करने की, और किस मीडियम में लाइट कितना बेंड होगा ये डिपेंड करेगा पेयर ऑफ मीडियम में, कि लाइट जो है किस मीडियम से किस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। तो इसके लिए एक सिंपल सा एक आपका रेशियो बनाया गया है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है। ठीक है, ये एक इंडेक्स है, एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि क्या बताती है, लाइट को मीडियम के पावर को, कि कोई मीडियम कितना लाइट को बेंड कर सकता है, कितना लाइट की स्पीड को कम कर सकता है। और इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं? इसको डिफ़ाइन करने का सीधा बहुत ही सिंपल सा मेथड ये है, क्योंकि लाइट की बेंडिंग कैपेसिटी या बेंडिंग ऑफ लाइट होती क्यों है? चेंज इन स्पीड के कारण। ठीक है, स्पीड में जो लाइट की स्पीड में जो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट का जो स्पीड होता है वो चेंज होता है, और इसी चेंज इन स्पीड पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बेंडिंग इसी चेंज ऑफ स्पीड पे डिपेंड करती है। तो इसी लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम्स में, या जो पेयर ऑफ मीडिया हमारे पास है, मीडियम 1 में मीडियम 2 में लाइट की स्पीड कितनी है, उसका क्या रेशियो है, उसी को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन किया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको बताया गया कि आप समझिए कि मीडियम है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम 1 और मीडियम 2। इस केस में इस पेयर ऑफ मीडिया के लिए अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो कैसे निकालेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, हम कह दे रहे हैं v1, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 v2। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और समझिए, v1 अपॉन v2। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक, लेकिन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? मीडियम 1 का है कि मीडियम 2 का है, ये कैसे पता चलेगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली क्या बता रहा है? स्पीड कम करने की ताकत, मोड़ने की ताकत। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लाइट बेंडिंग एबिलिटी, लाइट बेंडिंग एबिलिटी। तो अब लाइट बेंड कब हो रही है? जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में इंटर कर रही है, मीडियम 2 में इंटर कर रही है, तो इस मीडियम 2 में इंटर करने के कारण लाइट बेंड हो रही है। तो लाइट को बेंड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मीडियम 2। ठीक है, लेकिन ये मीडियम 2 कितना लाइट को बेंड कर पाएगा, ये डिपेंड करेगा कि मीडियम 1 के कंपैरिजन में मीडियम 2 में लाइट की स्पीड कितनी चेंज हुई है। अगर इससे बहुत ज़्यादा चेंज हुई है तो ज़्यादा बेंड कर देगा, कम चेंज हुई है तो कम ही बेंड करेगा। जैसे अब यहाँ एग्जांपल के लिए हम कहते हैं, अगर ये एयर है और ये ग्लास है, तो एयर और ग्लास का कंपैरिजन करें
तो स्पीड ज़्यादा चेंज हो गई है, सिग्निफिकेंट चेंज है, तो ज़्यादा बेंड हो जाएगी। लाइट ग्लास जो है लाइट को ज़्यादा बेंड कर देगा। लेकिन अगर यहाँ एयर के बजाय ये वाटर है और ये ग्लास है, तो वाटर और ग्लास में आप देख रहे हैं कि वाटर और ग्लास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कुछ तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन एयर और ग्लास के कंपैरिजन में वाटर और ग्लास में डिफरेंस जो है स्पीड का उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत ही कम वैल्यू है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि उतनी ज़्यादा बेंडिंग नहीं होगी। तो बेंडिंग हुई किसके कारण? मीडियम 2 के कारण। लेकिन ये मीडियम 2 कितना बेंड कर पाएगा, ये डिपेंड करेगा कि मीडियम 1 के कंपैरिजन में मीडियम 2 में लाइट की स्पीड कितनी चेंज हुई है। ज़्यादा चेंज हुई होगी तो ज़्यादा बेंड कर पाएगा, कम चेंज होगी तो कम बेंड कर पाएगा। तो इसलिए इसको लिखने के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करने के लिए हमें दोनों ही मीडियम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखिए इसे कहते कैसे हैं। हम ये कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका? मीडियम 2 का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो आप समझ रहे हैं जो लाइट को बेंड कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन बेंड कर रहा है भाई? मीडियम 2। तो हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। अब ये कितना बेंड कर पाएगा, ये डिपेंड करेगा मीडियम 1 पे कि मीडियम 1 और मीडियम 2 में लाइट की स्पीड का क्या डिफरेंस है। तो हमने लिखा विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल, इसे क्या लिखेंगे? V1 अपॉन V2। V1 अपॉन V2 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और इसका सिंबल हम जनरली इसको स्मॉल n से या म्यू से इसको डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। और इसका सिंबल हम ऐसे लिखते हैं म्यू 2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है या इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, या इसे n21 ऐसे लिख देंगे, n21 ऐसे लिख देंगे, या कहीं कहीं ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये अलग अलग नोटेशन इसके हो सकते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये जो यहाँ पे लिखा रहेगा n के सिंबल के जस्ट बगल, इसका मतलब ये क्या है? ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और उसके बाद में उसके पहले ऊपर नीचे कहीं पे जो मीडियम लिखा रहेगा वो मतलब वो उसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो μ21 इस तरह से इसे पढ़ेंगे। और इसके लिए लैंग्वेज क्या यूज़ करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या बताया गया? V1 अपॉन V2 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको हम लिखेंगे μ21। ठीक है, तो यहाँ आप समझ रहे हैं कि ये जो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और इसी में अगर आपसे कहा जाए कि अब मान लीजिए कि जो आपका मीडियम 1 है, मीडियम 1 को हम कह दें कि ये कोई अदर मीडियम ना हो करके ये वैक्यूम है। ये क्या है? वैक्यूम है या एयर है। अगर मीडियम 1 वैक्यूम है या एयर है तो उस केस में फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना कह करके उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1। इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उस केस में फिर हम क्या लिखेंगे? और आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं स्मॉल सी अपॉन
वी। वी यहाँ हम कह दे रहे हैं कि इन अदर मीडियम, जो दूसरा मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड वी है और वैक्यूम में या एयर में स्पीड सी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, सी अपॉन वी। ठीक है, और ये किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वैक्यूम के अलावा जो दूसरा वाला मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो म्यू इक्वल सी अपॉन वी, और ये कैसा म्यू है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन मीडियम वन इज वैक्यूम और एयर। ठीक, और अगर वैक्यूम या एयर के अलावा कोई अदर मीडियम है तो उस केस में फिर हम क्या कहेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फिर वहाँ V1 अपॉन V2 लिखेंगे। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपका कुछ एक कॉन्सेप्ट है। और एक चीज़ आप और समझ रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है, और किसी भी दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में लेस ही होगी। तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ये ज़्यादा है, न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो ये वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, ग्रेटर दैन 1। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम या विथ रेस्पेक्ट टू एयर, उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होगा, 1 से एक ग्रेटर वैल्यू होगी। ठीक, और अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कोई मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, तो इसका क्या मतलब है कि जब लाइट इस मीडियम में इंटर करेगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो लाइट की स्पीड एयर के कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन में 2 टाइम्स लेस हो जाएगी, 2 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिग्निफिकेंट है। अब हम आगे जब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इतनी चीज़ें अभी जानते रहिए आप। अब हम बात करेंगे रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन में आपको पीछे 2 केसेस बताए गए थे कि केस 1 केस 2, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो कब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। तो ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि फर्स्ट केस क्या है, केस 1 व्हेन लाइट इंटर्स या व्हेन a ray of light traveling obliquely from a rarer medium to a denser medium, from rarer to denser, rarer to denser के केस में क्या होगा, देखिए ये इंटरफेस है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ठीक है, ये रेयरर है और ये मीडियम 2 डेंसर है, ये आपका नॉर्मल है। ठीक, कंडीशन आप समझ रहे हैं कि लाइट रे को कैसे इंटर करना है, ऑब्लिकली। तो ये लाइट रे जब ऑब्लिकली जब इंसिडेंट होगी तो इसका ओरिजिनल पाथ क्या है, ये है जो हम डॉटेड लाइन से ऐसे बना रहे हैं, ये ओरिजिनल पाथ है, स्ट्रेट पाथ में। अगर दोनों की डेंसिटी सेम होती तो ये स्ट्रेट पाथ में ऐसे ट्रेवल करता। ठीक है, लेकिन इस केस में आप क्या कहेंगे कि अब स्ट्रेट ना जा करके ये बेंड हो जाएगा। किधर बेंड होगा, देखिए किधर बेंड हो जाएगी, तो अब आप कहेंगे कि ये नॉर्मल है तो किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, इधर, तो ऐसे बना देंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड हो गई। ठीक है, और दूसरा केस हम कहें केस 2, तो केस 2 के केस में देखिए ये आपका रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है और ये आपका हो गया नॉर्मल। तो अब लाइट को हम इधर डेंसर से रेयर में करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से इंसिडेंट हो रही है ये, और दोनों मीडियम अगर सेम होता तो पाथ कैसा होता, स्ट्रेट। लेकिन अब ये डेंसर से रेयरर में इंसिडेंट हो रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो उस केस में अब ये किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इधर बेंड करेंगे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब हमें किधर बेंड करना है, ऐसे, ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे दूर ऐसे, ये हो गया आपका कौन सा केस, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल ये है, इधर बेंड होती, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आप देख रहे हैं
टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ आप लिख लीजिए, ये आप क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हो रही है, और ये बेंडिंग हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मली आपको इस केस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली हमारा जो मीडियम वन होता है वो एयर ही होता है, और जो भी हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं उसमें हम अपना मीडियम वन एयर ही होता है। और एयर के अलावा अगर किसी दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो वो एयर के कंपैरिजन में ऑप्टिकली डेंसर ही होगा। लेकिन आप केसेस जानते रहिए। और एक थर्ड केस भी यहाँ बना सकते हैं, व्हेन मीडियम वन एंड मीडियम टू, ये अब ये रेयरर है या डेंसर है या सेम है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, रेयरर है डेंसर। अगर लाइट रे ऑब्लिकली ना फॉल करके वो नॉर्मली फॉल कर रही है, नॉर्मल के अलॉन्ग ही लाइट रे अगर फॉल कर रही है, तो उस केस में क्या होगा कि जो लाइट रे है वो स्ट्रेट लाइन पाथ के अलॉन्ग ही ट्रेवल करेगी विदाउट एनी डेविएशन। अब इस लाइट रे में, लाइट रे के पाथ में कोई डेविएशन नहीं होगा, इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, और ये नॉर्मली ही ट्रेवल करती जाएगी। दूसरे भी मीडियम में स्पीड कम होगी, बार बार बताया जा रहा है, स्पीड भले कम हो जाएगी रेयर डेंसर में के अकॉर्डिंग स्पीड चेंज हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन अगर नॉर्मली ट्रेवल कर रही है तो बेंडिंग नहीं होगी। ठीक है, बेंडिंग नहीं होगी, पाथ में चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन के पाथ ही ट्रेवल करेगी। तो ये 3 रूल्स हैं रिफ्रैक्शन के, ये आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसे याद करेंगे। एक केस अब यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि यहाँ पे एक रूल होता है रिवर्सिबिलिटी का, रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी का रूल क्या है कि इस केस में देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। जैसे वहाँ पे रिफ्लेक्टेड कहते थे, तो यहाँ क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये आपकी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो रिवर्सिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर हम रिफ्रैक्टेड रे को इंसिडेंट रे बना दें, अगर इसे इंसिडेंट रे बना दें, तो ये जो हमारी इंसिडेंट रे है ये क्या हो जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगी। ठीक है, मतलब लाइट रेज अपने पाथ को रिट्रेस करेंगी। ठीक है, द पाथ ऑफ लाइट इज़ रिवर्स्ड, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। बात समझ में आ रही है? इफ़ द पाथ ऑफ लाइट इज़ रिवर्स्ड इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। अगर लाइट के पाथ को रिवर्स कर दिया जाए तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। मतलब अगर रिफ्रैक्टेड रे को इंसिडेंट रे बना दिया जाए तो इंसिडेंट रे क्या बन जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी रूल। इसका आगे इम्पोर्टेंस क्या है अभी आप समझेंगे। ये बहुत ही सिंपल रूल है, लेकिन बहुत ही काम का रूल है। अब इस वीडियो में यहाँ तक आप पढ़िए। अब नेक्स्ट हम लोग फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे और उसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।